हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसे कि आज के वीडियो का टॉपिक है पेंडोरा पेपर्स। आपको जैसे पता ही है कि लास्ट वीक न्यूज़पेपर्स में ये टॉपिक बहुत ही सुर्खियों में रहा था। तो आज हम इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो भी आपके सवाल हैं जो आपके दिमाग में इसके रिलेटेड होंगे उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपको पहले से ही पता है कि बहुत से बड़े बड़े लोगों के नाम इस पेपर लीक में सामने आए हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, जैकी सराफ, अनिल अंबानी एंड हमारे कुछ रिटायर आईआरएस ऑफिसर्स एंड इनकम टैक्स कमिश्नर्स के भी नाम इस लिस्ट में हमको देखने को मिले हैं। तो हाँ, इसके रिलेटेड बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आते होंगे, जैसे कि क्या ये पेपर्स इसके पहले भी कभी लीक हुए थे, इस तरीके का कुछ हिस्ट्री में भी कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड अगर जब ये चीज़ें गवर्नमेंट को पता चली गई है, पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, तो फिर इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। एंड अगर नहीं किया गया तो फिर गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट आगे किस तरीके से इन चीज़ों को डील करेगी। चौथा सवाल कि इतने बड़े बड़े लोग आखिर ऐसा काम करते हैं क्यों हैं, इनका मेन मोटिव क्या होता है इस तरीके के काम के पीछे। एंड द पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आखिर इस तरीके का ट्रांजैक्शंस, इतना ज़्यादा पैसा इंडिया से कैसे इंडिया के बाहर जाके पार्क किया जाता है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते कैसे हैं, वो एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और आपके ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएंगे। तो सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, इसके पहले हिस्ट्री में कभी इस तरीके के पेपर लीक हुए थे क्या। हाँ, ऐसा पहले भी हो चुका है। जैसे कि 2016 में पनामा पेपर्स लीक हुए थे। इसमें भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम आए थे, जैसे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन। तो उस समय सिर्फ एक एंटिटी का डाटा लीक हुआ था। उसी तरीके से 2017 में भी पैराडाइज पेपर्स लीक हुए, जिसमें भी फिर एक एंटिटी का इंफॉर्मेशन लीक हुआ था। 2021 में पेंडोरा पेपर्स लीक हुए हैं, जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला है और ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू अपने जो प्रीवियस में जो पेपर्स या जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिले थे। यहाँ पे मोर देन 40 एंटिटीज इन्वॉल्व है जिनके इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। हो सकता है आगे जाके हमें और भी लोगों के नाम देखने को मिले। जैसे कि आपका दूसरा क्वेश्चन है कि फिर गवर्नमेंट एजेंसियां और गवर्नमेंट्स ने इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो इनको अरेस्ट अभी तक इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि अभी सिर्फ हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इन लोगों के इन्वेस्टमेंट बाहर में अवेलेबल है, मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया इनके इन्वेस्टमेंट है। तो सिर्फ ये पता चलने से कि आउटसाइड ऑफ इंडिया इनके इन्वेस्टमेंट है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो कोई क्राइम नहीं है। बट गवर्नमेंट ने मल्टीपल एजेंसीज को इसके पीछे लगा दिया है, जिसमें सीबीडीटी, ईडी, आरबीआई और फिनेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, जो डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस की जांच कर रहे हैं और सारे ट्रांजैक्शंस को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर कोई टैक्स की चोरी या फिर कोई भी अलग रूल्स को वायलेट ना किया गया है। तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, आगे जाके हो सकता है इसमें कुछ और प्रोग्रेस हो। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि इतने बड़े बड़े लोग आखिर ऐसा करते ही क्यों हैं। हम जिनका नाम ले रहे हैं वो बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ही फेमस लोग हैं, वो ऐसा काम करते ही क्यों हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्या इन लोगों ने हिस्ट्री में कुछ इस तरीके के काम किए भी हैं कि नहीं किए हैं। क्योंकि जब भी किसी पे एलिगेशन लगाया जाता है तो हम हमेशा उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि वो अपने अपने लाइफ के हिस्ट्री में किस तरीके से बिहेव किया है और किस तरीके से काम किया है। वैसे ही हम सचिन तेंदुलकर जी की बात करते हैं, जो सभी इनको इंडिया में सभी कोई जानते हैं, सभी कोई प्यार करते हैं। इनका एक केस था, इन्होंने 2011 में राइटिंग में कोर्ट में सबमिट किया था कि ये एक क्रिकेटर नहीं है, ये एक क्रिकेटर नहीं है, यह एक प्रोफेशनल एक्टर है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ने राइटिंग में कोर्ट में ये प्रेजेंट किया था कि ही इज़ नॉट ए क्रिकेटर, ही इज़ अ प्रोफेशनल एक्टर। क्रिकेट तो वो अपने पैशन के लिए, मतलब उनका वो हॉबी है, जब उनको मन करता है तो वो क्रिकेट खेल लेते हैं, उनका मेन काम वो एक्टर है। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उनको डिडक्शन लेना था 80 आरआर में, जो सिर्फ एक्टर और आर्टिस्ट को दिया जाता है। क्लेम के थ्रू उन्होंने अब इस सेक्शंस में डिडक्शन लिए थे और अपना टैक्स को बचाया था, टैक्स की सेविंग की। उसी तरह हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
मिस्टर अनिल अंबानी की। इनको भी सबको ही जानते हैं, धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं। एंड इन लास्ट ईयर इन्होंने, इनकी बहुत सारी कंपनियों ने बैंक्रप्सी फाइल की थी, और जब इन्होंने अपनी बहुत सारी कंपनीज बंद की, तो उसके बहुत सारे क्रेडिटर थे जिनको इनको पैसा देना था। तो वो क्रेडिटर कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने अनिल अंबानी को बोला कि इनको $760 मिलियन कोर्ट में देने पड़ेंगे, बिकॉज इतने क्रेडिटर्स के पास पेंडिंग है, उन क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी। तब जाके अनिल अंबानी ने राइटिंग में कोर्ट में बताया था कि उनकी नेटवर्थ जीरो है, उनके पास अपना कोई एसेट्स नहीं है, उनके पास कोई पैसे नहीं है, ना इंडिया में ना आउटसाइड ऑफ इंडिया। जबकि वो जिस घर में भी रहते हैं वो उनके माँ के नाम पे है, वो भी उनका अपना नहीं है। अब आज के टाइम पे जब ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, ये पेपर लीक हुआ है, तो वहाँ पे पता चलता है कि अनिल अंबानी के मोर देन 18 कंपनीज़ में आउटसाइड ऑफ इंडिया 10,000 करोड़ रुपए उनके पास उनके नाम पे इन्वेस्टेड है। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि इतने बड़े बड़े लोग ऐसा काम करते ही क्यों हैं, तो उसके पीछे मेन रीज़न सिर्फ दो थे। पहला रीज़न था ये टैक्स बचाना चाहते हैं, ये टैक्स पे नहीं करना चाहते इंडिया में, इसके वजह से ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं। एंड दूसरा, कुछ बिजनेसमैन इस तरीके के काम करते हैं क्योंकि उनको समझ में आता है कि उनकी कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कुछ टाइम के बाद उनको काफ़ी नुकसान होने वाला है या हो रहा है, अब उनको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो जब वो ऐसा करेंगे तो उनको अपना सारे लाइबिलिटीज़ पे करनी पड़ेगी। अगर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, एसेट्स कम है, तो सारा एसेट्स उन लाइबिलिटीज़ को पे करने में चला जाएगा, उनके पास कुछ नहीं बचेगा, वो भिखारी हो जाएंगे। तो अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, अपने लाइफ के लिए पैसा बचाने के लिए वो इस तरीके से इंडिया अपनी कंपनीज का पैसा डिफरेंट तरीके से आउटसाइड ऑफ इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ में पार्क करते हैं। जैसे कि जब वो बैंक्रप्सी फाइल कर पाए तो जो पैसा इंडिया में है उससे उनके क्रेडिटर को पेमेंट हो, और जो अगर पैसा कम पड़ता है तो वो नुकसान उन क्रेडिटर्स को उठाना पड़ जाए, और बाकी जो पैसा इन्होंने पहले ही आउटसाइड ऑफ इंडिया पार्क करके रखा होगा वो पैसे का यूज़ करके इनकी लाइफ आगे अच्छे से चल सके। अब इसमें नुकसान ये होता है कि जो क्रेडिटर इंक्लूडेड है, वो क्रेडिटर कौन है? वो क्रेडिटर है बैंक्स एंड NDFC कंपनी, जिसमें वही छोटे लोगों, आपके और मेरे जैसे एक छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे लगे होते हैं, FDs के पैसे लगे होते हैं, वही इनको लोन के तौर पे दिया जाता है और वो पैसे डूब जाते हैं। अब चलिए देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक्चुअली में ये ट्रांजैक्शंस होते कैसे हैं, पेपर पे ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। हम उसको एक बहुत ही प्यारे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स एक बंदा है जिसकी एक कंपनी है, वो इंडिया में रहता है। इंडिया में उसके एसेट्स है और लाइबिलिटी है। अभी आप ये आउटसाइड ऑफ इंडिया वाली जो ये अमाउंट है ये भूल जाइए, समझिए ये यहाँ पे नहीं है। तो उसके जो एसेट्स है इंडिया में भी वो 1,000 करोड़ के हैं, और उसकी लाइबिलिटी है वो 3,000 करोड़ की है। एंड उसको फील होता है कि अब मैं कंपनी चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, काफ़ी लॉसेस हो चुके हैं, कंपनी अब आगे अच्छा परफॉर्म कर पाना, कंपनी को उठा पाना या प्रॉफिट मेकिंग कर पाना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज कंपटीशन बहुत हाई है, मेरे को ये कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो उसको क्या फील होता है कि अगर अभी कंपनी बंद हुई तो मेरे को तो कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज 3,000 करोड़ रुपये मेरे को क्रेडिटर को देने हैं और मेरे पास 1,000 करोड़ के ही एसेट्स है, तो वो सारे पैसे यहाँ चले जाएंगे। एंड उसके बाद भी 2,000 करोड़ पेंडिंग रहेगा, जिससे मेरे को अपना घर एंड बाकी सब चीज़ें भी जिस हिसाब से उनके पास जो भी एसेट्स है उन नाम पे वो देने पड़ेंगे। तो इसके लिए फिर इनको तकलीफ हो जाएगी। तो अब इसको सोल्यूशन चाहिए होता है। तो जो सोल्यूशन लेने के लिए ये डिफरेंट लोगों को अप्रोच करते हैं। अब जाके कुछ मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म पिक्चर में आते हैं। मिस्टर एक्स जो इंडिया में है, इंडिया में अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो इन फर्म्स को कंसल्ट करते हैं और उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि उनको अपने इंडिया में इस्टेब्लिश बिजनेस से पैसा को रूट करके कहीं बाहर आउटसाइड ऑफ इंडिया स्टोर करना है, जिसका यूज़ वो बाद में कर सके। तो यहाँ पे मैंने उन कंसल्टिंग फर्म का नाम मैनिपुलेशन इन कंपनी रखा है, बिकॉज ये इस तरीके के काम को करते हैं। अब ये अपने क्लाइंट को सर्विस देते हैं कुछ कमीशन के बेसिस पे, क्यों, जैसे वो अपना पैसा कहीं बाहर में इन्वेस्ट कर सके और पार्क कर सके। अब ये कंपनियां मिस्टर एक्स से पूछती है कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके करोड़ों में टर्नओवर है, तो आपका इंटरनेशनल क्लाइंट्स तो होंगे ही। अब जो भी आपके इंटरनेशनल
इंटरनेशनल क्लाइंट है, आप उन इंटरनेशनल क्लाइंट से जो पेमेंट आप लेते हो वो आप इंडिया में नहीं लोगे। अब वो हम आपको कुछ कंपनीज या कुछ ट्रस्ट क्रिएट करके देंगे कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ में, उस कंट्रीज़ में ही उन कंपनियों में ही आप वो पेमेंट रिसीव करोगे। मतलब कि अब मिस्टर एक्स जो इंडिया में अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ है वो सर्विसेज तो अपने क्लाइंट्स को देंगे, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, बट उनसे जो पैसा है वो इंडिया में ना लेके इन कंसल्टिंग फर्म्स के द्वारा क्रिएट की गई कुछ कंपनियां जो डिफरेंट कंट्रीज़ पे हैं वहाँ पे ये पैसा रिसीव करेगी। अब होगा ये कि मिस्टर एक्स अपने इंटरनेशनल क्लाइंट को सर्विसेज तो देगा जैसे पहले देता था, बट अब सिर्फ चेंज ये आएगा कि वो पैसा सीधा इंडिया में ना लेके वो किसी दूसरे कंट्री में इस्टेब्लिश कुछ कंपनियों में वो पैसा लेगा। अब ये कौन सी कंट्रीज़ होगी, तो ये फर्म्स वो डिसाइड करती है कि वो कौन सी कंट्री होगी। वो कंट्री चूज़ करने के लिए वो मेनली दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। पहला, वहाँ का टैक्स बहुत लो हो या फिर टैक्स ना हो, टैक्स हेवन हो, और दूसरी चीज़ वहाँ पे सिक्योरेसी लॉ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। जो वहाँ के इंटरनल डाटा के लॉ होते हैं, इंफॉर्मेशन के लॉ होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो। जैसे कि इन फ्यूचर अगर इंडियन गवर्नमेंट भी उन कंट्रीज से अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन या फिर किसी कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहे तो वो कंट्रीज ना दे। तो इस तरीके से ये पूरा ट्रांजैक्शन सेटल हो जाता है। अब होगा क्या कि मिस्टर एक्स अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विस देंगे और वो जो पैसा होगा वो ये इंटरनेशनल कंपनीज के अकाउंट्स में पैसा जमा होता रहेगा। कुछ टाइम के बाद जब मिस्टर एक्स को ऐसा लगेगा कि उसके आउटसाइड ऑफ इंडिया में उसने इतने पैसे रख लिए हैं जो उसके लिए सफिशेंट है और कंपनीज को मैनेज कर पाना भी मुश्किल हो रहा है, तो वो इंडिया में जो उसकी कंपनी स्टैब्लिश है उसमें बैंक्रप्सी फाइल कर देंगे। जब मिस्टर एक्स इंडिया में कंपनी बंद करेगा तो ये आउटसाइड ऑफ इंडिया वाला इनकम किसी को नहीं पता। वो उनके क्रेडिटर को उसको 3,000 करोड़ पेमेंट करना था, उसके पास इंडिया में 1,000 करोड़ का एसेट्स था, तो वो 1,000 करोड़ अपने क्रेडिटर को दे देगा और बाकी 2,000 करोड़ का क्रेडिटर का नुकसान हो जाएगा और ये जो पैसा उसने आउटसाइड ऑफ इंडिया सेव करके रखा है वो सेव रह जाएगा। और इसी तरीके से ये ट्रांजैक्शंस को चलाते हैं और अपना इंडियन कंपनी का जो पैसा होता है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया पार्क करके रखते हैं। अब आप बोलोगे कि इतना इजी थोड़ी ना है या गवर्नमेंट पता नहीं कर सकती इतनी छोटे से ट्रांजैक्शन को, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है आपको समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे सिर्फ ये दो कंट्रीज़ है और इस दो कंट्रीज़ में कंपनीज क्रिएटेड है और इस कंपनीज में उन्होंने पैसा डाला है। एक्चुअली में ये बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं। यहाँ पे कोई एक कंपनी नहीं होता और यहाँ को सिर्फ एक या दो कंट्रीज़ नहीं होती, यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ होती है। मल्टीपल कंट्रीज़ में मल्टीपल कंपनीज क्रिएट की जाती है और उसमें सब्सिडी होल्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर की कंपनीज होती है और वो आपस में बहुत सारा ट्रांजैक्शंस करती है जिसको वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो उसको देख पाना और उसको समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है और ये इस तरीके के कंट्रीज़ में ऐसे कंपनी क्रिएट की जाती है कि वहाँ की कंट्रीज़ वो डाटा शेयर नहीं करती, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन एजेंसी उनको पकड़ नहीं पाती। चलिए दूसरे तरीके का ट्रांजैक्शंस देखते हैं। इस एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स है जो इंडिया में रहता है, उसने इंडिया में पैसे कमाए हैं, उस पर पूरा टैक्स दिया है बिल्कुल लीगल तरीके से। बट अब क्या उसको समझ में आता है कि ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, अब मैं इस जो पैसा मेरे पास बचा है उसको फिर से मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगा या फिर मैं कोई कंपनी खोलूँगा और उस पैसे पे जो मेरा इनकम आएगा उस पर मेरे को फिर से टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं वो अब नहीं देना चाहता। उसको मिस्टर एक्स को समझ में आ गया मुझको अब पैसा टैक्स की चोरी करनी है, मुझको पैसा बचाना है, ये टैक्स नहीं देना। इसके लिए वो फिर से वो इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म्स के पास जाते हैं। वो कंसल्टिंग फर्म्स मिस्टर एक्स को सजेस्ट करती है कि हम आपके नाम पे दो कंपनियां क्रिएट करते हैं दो अलग अलग कंट्रीज़ में। एक आपके ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड में है, एक कैमन आइसलैंड पे है। अब आपको करना ये है कि आपको इंडिया में अपने नाम पे एक कंपनी क्रिएट करनी है, बट अपना जो पैसा है कैपिटल उसमें नहीं लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है। आपको अपना जो पैसा है वो पैसा आपको ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड के एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है। आप ये आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज आपका पैसा है, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप ये पैसा इस आइलैंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब इस आइलैंड की एक कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी ने फिर से ये पैसा कैमन आइलैंड में इस्टेब्लिश एक कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर दिया और कैमन आइलैंड पे इस्टेब्लिश एक कंपनी ने सेम पैसा
इंडिया में इस्टेब्लिश आपने मिस्टर एक्स ने जो कंपनी क्रिएट की थी उसमें इस्टेब्लिश कर दिया। इनडायरेक्टली मिस्टर एक्स का पैसा घूमते हुए रूट होके उनके पास फिर से वापस आ गया और उसी पैसे से उन्होंने वहाँ पे अपना एक फैक्ट्री ओपन कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर लिया, क्योंकि वो सेम अमाउंट था, सिर्फ रूट चेंज किया गया, पैसे को अलग अलग जगह से रूट करा के मिस्टर एक्स के पास ही लेके आया गया। अब इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर मिस्टर एक्स डायरेक्ट उस कंपनी में अपना पैसा लगाते और लगा के वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करते, तो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो भी इनकम आता उसमें उनको इंडिया के रूल्स के हिसाब से टैक्सेस देने पड़ते, और इंडिया के रूल के हिसाब से 30% एंड प्लस सरचार्ज एंड सेस जो लगता है उनको देना पड़ता। अब क्या होगा कि कैमन आइलैंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट के कारण उसको टैक्स की बचत होगी। टैक्स बचत कैसे होगी कि इंडिया और इस कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट साइन है, एक ट्रीटी साइन है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर इस कंट्री से इंडिया में आता है तो उसमें जो टैक्सेस जो चार्ज किए जाएंगे वो इंडिया के हिसाब से नहीं चार्ज किए जाएंगे, वो इस कंट्री के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे। और यहाँ ये कंट्री कैसी है? ये कंट्री ऐसी है जहाँ पे या तो टैक्सेस नहीं है, टैक्स हेवन है, और या फिर टैक्सेस बहुत कम है, 1% है या 2% है। तो इनडायरेक्टली मिस्टर एक्स का ही पैसा उसके पास ही वापस आ गया, बट क्या होगा, जो टैक्सेस लगेंगे उसके इनकम पे वो इस कंट्री के टैक्स रूल के हिसाब से लगेंगे। तो इसके वजह से मिस्टर एक्स को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अब फिर से आप बोलोगे कि इतना आसान होता तो गवर्नमेंट इसको पकड़ क्यों नहीं लेती? ये मैंने फिर से वही बात कि मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 कंपनी ली है और सिर्फ 2 कंट्री ली है। एक्चुअली में ये ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं और नंबर ऑफ सेल कंपनीज क्रिएट किए जाते हैं और आपस में उनके बीच में ट्रांजेक्शन होता है। और ये जो कंट्रीज़ होती है वो ऐसी कंट्रीज़ होती है जो अपने कंपनीज़ का इंफॉर्मेशन इंडिया को या फिर किसी और कंट्री को नहीं देती है, तो इसकी वजह से ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस तरीके से ये अपना ही पैसा दूसरे जगहों से रूट करा के इंडिया में वापस लाते हैं और उस पर टैक्स की सेविंग करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एक्चुअली ये ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। इस तरीके के कंसेप्चुअल वीडियो आगे भी पाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।